नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह ही हमारे साथ अभय जी और आनंद जी हैं और हम इन दोनों से सप्ताह भर जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप दोनों लोग का स्वागत है। नमस्कार। आनंद सर, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। 4 अक्टूबर को नतीजे आएँगे ऐसा तय किया गया है। अगर हम इन 2 राज्यों के चुनावों को देखें, तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति के हिसाब से क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेफ खेलने जैसा है कि पहले 2 राज्य निपटा लें, फिर बाकी जो आने वाले राज्य हैं उनकी तरफ जाएँ? यहाँ भाजपा भाजपा की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? मैं कमल जी, मुझे जो मतलब देखिए, ऐसा है कि जल्दी तो इसको डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसके 2 पार्ट में मैं बता दूं। एक तो मुझे ये लगता है कि महाराष्ट्र में डेफिनेटली इस समय एनडीए ऑन द रन है, और ऑन ऑन द एडवांटेज इस समय इंडिया गठबंधन की, जो वहां पे जिसको एमवीए बोलते हैं शायद। अ, ये बिल्कुल तय बात है महाराष्ट्र की। तो पहली चीज तो मुझे ये लगती है कि इनको ये लगता है कि शायद महाराष्ट्र का कहीं बैकलैश हरियाणा को खराब ना करे। एक दूसरा, मुझे लगता है कि इनकी ओवर डिपेंडेंस मोदी जी पे फिर रहेगी। और देखिएगा, इस इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी बैकफुट पे होंगे। तो अब मोदी जी को ही अगर इलेक्शन लड़ना है तो मोदी जी स्टेट बाय स्टेट इलेक्शन लड़ेंगे, अब वो अलग अलग नहीं करेंगे। दूसरी बात जो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र को इस वजह से भी अलग कर रहे हैं इस समय, खास करके क्योंकि अगर ये महाराष्ट्र कराते तो इनको बाई इलेक्शंस भी कराने पड़ते और वायनाड की भी डेट देनी पड़ती। ये किसी भी हालत में जितने देर हो सके उतनी देर ये वायनाड का इलेक्शन पोस्टपोन करना चाहते हैं। इस समय देश में कुल 47 बाई इलेक्शन होने हैं, एक एक लोकसभा का वायनाड और 46 विधानसभा के इलेक्शन, जिसमें से 10 यूपी के इलेक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी के इलेक्शन तो योगी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, जाएंगे बेआबरू होके जाएंगे कि इज्जत के साथ जाएंगे, ये सब डिसाइड उत्तर प्रदेश का इलेक्शन करेगा। मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि एक जो इनका अपना द्वंद्व चल रहा है, इनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में अगर अभी इन्होंने पत्ते खोल दिए तो वहां और झगड़ा शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार कहते हैं, भाई मैं सब सीनियर हूं इन दोनों लोगों से, जो शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस से, मैं क्यों पीछे। वहां उनकी अपनी डिमांड है चीफ मिनिस्टर बनने की। देवेंद्र फडणवीस को कहीं ये भी एक एक लालच दिया जा रहा है कि आपको हम लोग केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में करना। कई तरह तरह के उनके परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो किया था, लेकिन बहुत सी चीजें इस समय मोदी जी की क्या हो रही हैं। मोदी जी प्लान कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगली बॉल एक क्रिकेट में होता है ना कि फ्री हिट दे देता है एम्पायर, जो है कि अगर आपने नो बॉल डाली तो फ्री हिट देता है, आप अगर मारेंगे भी तो आप आउट नहीं होंगे। तो उसी तरह की एक नो बॉल आज फिर मिल गई ऑपोजिशन को, और खास करके कांग्रेस को, विनेश फोगाट के रूप में। विनेश फोगाट का मुझे नहीं था, विनेश फोगाट आज आई हैं। उनको लेने केंद्र का तो कोई व्यक्ति नहीं गया वहां। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मनवड़िया जी जो वहां के हमारे स्पोर्ट्स मंत्री हैं, जो उनका एक एक उनकी चाय पानी का हिसाब रख रहे थे कि इतने लाख, इतने करोड़, इतने हजार, इतने पैसा, इतने नया पैसा खर्च हुआ है, वही चले जाते। सबसे ताज्जुब की बात है कि हरियाणा सरकार से कोई नहीं आया, और हरियाणा सरकार ने जो स्टेटमेंट मतलब ये बताया है कि क्यों नहीं गया। उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया इसलिए हम नहीं गए। अरे भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में दुआ सलाम स्वागत नमस्ते प्रणाम, प्राइवेट गाड़ी थोड़ी बंद हो गई है। आप इसको आप सरकारी नहीं करते, व्यक्तिगत रूप से आप किसी, तो वो भी नहीं भेजा गया है। और ऐसे में इस समय बहुत से जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे कि दीपेंद्र हुड्डा वहां चले गए, उन्होंने पूरा महफिल लूट ली, ये कर लिया। मुझे लगता है कि विनेश फोगाट ने भी चीजें बहुत क्लियर कर दी हैं कि वो आने वाले चुनाव में प्रचार करेंगे नहीं करेंगे, उम्मीदवार बनेंगे नहीं बनेंगे, वो बात की बात है, लेकिन उनकी सहानुभूति किस पक्ष की तरफ होगी ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब देखना यह है कि हरियाणा में विनेश फोगाट इफेक्ट कितना काम करता है। बहुत से लोग कहते हैं कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक मैं छोटा सा वक्तव्य देके खत्म करूं, हरियाणा में पिछले इलेक्शन में देखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छा किया था, शहरी क्षेत्र में भाजपा ने अच्छा किया था। विनेश फोगाट का जो मतलब सब जगह है, लेकिन शायद ये जो सोशल मीडिया देखने वाले शहर में रहना,
इसमें विनेश फोगाट की अच्छी अच्छी पेनिट्रेशन है। तो इस बार शायद शहरी क्षेत्रों में भी इसका कुछ ना कुछ फर्क तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि पड़ेगा। कमल। वैसे सर आज एक खबर आई कि हरियाणा के संदर्भ में कि जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसके जी दो जी तीन नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया। जी। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ खासतौर पे हरियाणा के संदर्भ में कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने हाल फिलहाल में कुछ कदम उठाए हैं खासतौर पे किसानों के संदर्भ में और जो राजनीतिक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या वो वापसी कर सकते हैं, उसकी संभावना दिखती है या उनकी स्थिति वास्तव में इतनी कमजोर है कि कांग्रेस को हम कह सकते हैं कि वो कम से कम 10 कदम आगे है भाजपा से? देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से वहां आगे है, लेकिन कोई भी चुनाव एक तरफा नहीं होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि चुनाव में आखिर तक परिस्थिति बदली जा सकती है। सब कुछ जनता के मूड पर निर्भर करता है। पार्टियां अपने हिसाब से समीकरण बनाती हैं, लेकिन कभी कभी समीकरणों का वो असर नहीं होता है जो होना चाहिए, और कभी कभी पार्टियां सोचती हैं कि वो नहीं कर पा रही हैं, जबकि उसका असर हो जाता है। तो कुछ चुनाव में क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो स्थिति ये है कि दुष्यंत चौटाला को जाट समाज से कोई समर्थन नहीं प्राप्त हो रहा है। आखिरकार उनका जनाधार तो वहीं पे है। क्योंकि जाट समाज से कोई समर्थन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो अगर आप पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें और उसमें दुष्यंत चौटाला के जो आंकड़े हैं उनको आप कांग्रेस के आंकड़ों से जोड़ दें तो कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, वहां पर आगे निकल जाती है भारतीय जनता पार्टी से। दुष्यंत चौटाला ने जो जाटों के वोट काटे थे और जो सीटें प्राप्त की थी, उसी की बदौलत तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार बन पाई। और इस वक्त दुष्यंत चौटाला की स्थिति यह है कि जाट समाज में उनका कोई लेनदार नहीं है। उनको पिछली बार के तजुर्बे से सबक लेकर जाट समाज उनको वोट कटवा की भूमिका में देख रहा है। और यही हालत मेरा मानना है कि इंडियन नेशनल लोक दल की होगी। वो लोग भी जिन्होंने मायावती के साथ समझौता कर रखा है, तो ये स्थिति उनकी भी होगी। जाट समाज इस बार, मेरा अपना आकलन यह है कि एकताबद्ध होकर, एकनिष्ठ होकर कांग्रेस को समर्थन देगा। सारे हिंदुस्तान में, केवल हरियाणा में ही नहीं, सारे उत्तर भारत में दलित वोटरों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में देखा गया है और सब जगह वो रुझान दलित वोटरों का देखा गया है। भाजपा की ये भी कोशिश है कि दलित वोटों में कुछ हिस्से को अपनी ओर खींच सके। लेकिन यहां भी मुझे लगता है कि कांग्रेस इस प्रतियोगिता में कि दलित कुछ हो सकता है भाजपा को, मैं नहीं कह रहा हूं किसी को, भाजपा को बिल्कुल दलितों के वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस को दलित वोटों का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त होगा। तो अगर कांग्रेस को जाट, मुसलमान और दलित और ओबीसी समाज का एक थोड़ा भी वोट मिल गया तो कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना हरियाणा में बहुत आसान होगा। तो हरियाणा की जमीन कांग्रेस के लिए जरखेज लगती है, उपजाऊ लगती है, और भाजपा के लिए मुश्किल तलब लगती है। भाजपा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस के मुकाबले आने में। आज की तारीख में कांग्रेस भाजपा से आगे है और अच्छी खासी आगे है। इतनी आगे नहीं है कि भाजपा उस दूरी को कवर ना कर सके। भाजपा कर सकती है कवर, बशर्ते कांग्रेस बहुत गलतियां करे, बशर्ते कांग्रेस की गुटबाजी बहुत ज्यादा नुकसान कर दे और कुछ इस तरह की घटना हो जाए जिसका हम आज यहाँ बैठकर अनुमान नहीं लगा सकते। तो हरियाणा में मुझे लगता है कि कांग्रेस आज की तारीख में चुनाव जीतने की स्थिति में है। कल क्या होगा ये हम लोग हर आने वाले कल के साथ में उसका विश्लेषण करते रहेंगे। आनंद सर, ये जो जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक विश्लेषण जो मेरे मन में आया कि शायद असली चुनाव जम्मू में होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में अगर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जीतती है तो उनसे मिलकर या फिर महबूबा मुफ्ती या नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर एक सरकार बना सकती है। क्या इसकी संभावना ज़्यादा है या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ भी इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज तो यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, हालांकि पॉलिटिक्स में किसी को भी कुछ कहना जरा मुश्किल है कि कौन किसके साथ चला जाएगा, लेकिन जैसी स्थिति अभी तक है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से रूल्ड आउट है कि वो फिर बीजेपी के साथ कोई सरकार बना पाएंगे। ये मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है। गुलाम नबी आजाद को 1-2 सीटें भी मिलेंगी इसमें मुझे डाउट है। वो अब स्पेंट फोर्स है उनका, 1 सीट मिले 2 सीट मिले वो एक अलग बात। बीजेपी बाय एंड लार्ज पिछले इलेक्शन में जो अभी लोकसभा का हुआ उसमें जो 3 सीटें घाटी की, जिसको हम लोग आम भाषा में कश्मीर बोलते हैं,
कश्मीर की तीनों सीटों में वो एक सीट पे भी नहीं लड़ाई, और ये पहली बार ऐसा नहीं है। बीजेपी स्वतंत्रता के बाद लगातार वहां उसकी प्रेजेंस रहती थी, वहां सीट लड़ाती थी, कम मिले वोट, ज्यादा मिले वोट। ये पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई वहां पे अपने कैंडिडेट तक उतारने की, या दूसरे शब्दों में उसको कैंडिडेट तक नहीं मिले। अब बात आती है जम्मू की। जम्मू में सबको ये उम्मीद थी, फिर मतलब मैंने उस पर शो भी किया, बात भी हुई कि बीजेपी का ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 2024 में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनके जो दोनों सीटें थी, जम्मू और उधमपुर, ये बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीती। ये कोई ऐसा नहीं है कि टच एंड गो था, बहुत क्लोज कंटेस्ट। लेकिन अब जब बात हो रही है तो ऐसा लोगों का कहना है कि नहीं, जब आप विधानसभा में उतरेंगे, वहां 43 सीटें जम्मू में हैं और 47 सीटें कश्मीर में हैं, तो वहां एक गुस्सा, क्योंकि एक गुस्सा अभी भी है, जो स्टेट की यूनिफिकेशन, स्टेट को स्टेटहुड देने की बात थी, मतलब वो उन्होंने उसको यूनियन टेरिटरी कर दिया है, उसको वापस स्टेटहुड देने की बात थी, वो नहीं है। तो अब उसको वहां के लोग किस तरह से लेंगे और क्या लेंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो बीजेपी की लड़ाई है वो तो मुख्य रूप से जम्मू तक ही केंद्रित रहेगी, ज्यादा जम्मू मतलब जम्मू की उस 43 सीट तक। और जो भी रहे, वहां बीजेपी की सरकार मुझे तो बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सरकार ने, और बीजेपी को सरकार बनाने की जरूरत भी नहीं है, बीजेपी ने वो सारे इंतजाम कर लिए हैं। उन्होंने कानून बदल दिया है, उन्होंने बिल ला के ये तय कर दिया है कि वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो जैसे जैसे दिल्ली में हो रहा है वैसे ही वो वहां पे डिसाइड करेंगे कि कौन झंडा फहराएगा, कौन आगे कुर्सी में बैठेगा, कौन पीछे कुर्सी में बैठेगा, कौन काली कुर्सी में बैठेगा, कौन पीली कुर्सी में बैठेगा। ये अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लोग दिल्ली और जम्मू कश्मीर में डिसाइड किया करेंगे। तो एक चीज अच्छी है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ कंपनी भी मिलेगी। जो भी चीफ मिनिस्टर मिलता है उनके पास एक और इस तरह का व्यक्ति रहेगा जो लगातार गवर्नर हाउस की तरफ मुंह देख के सुबह शाम पूछता रहे कि सर क्या करना है, आप सर क्या करना। समझ जी। अभी सर, आज मैं अमित शाह जी का एक बयान देख रहा था, जो कि उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए दिया कि 35 सालों तक भाजपा की सरकार रहने वाली है, भाजपा सत्ता से नहीं जाने वाली है। तो जो एक रणनीति लगती है भाजपा की, वो ये कि कुछ बदला नहीं है, हम ही हैं सत्ता में और हम ही रहने वाले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के चुनावी भविष्य के हिसाब से, चुनावी रणनीति के हिसाब से आप इसे एक बेहतर रणनीति मानते हैं, बेहतर नजरिया मानते हैं, या उन्हें कुछ बदलना चाहिए खुद को? देखिए, भाजपा सार्वजनिक रूप से ऐसा कह रही है, लेकिन मनी मन उनको लगातार भाजपा को ये लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में सत्ता पहले की तरह मजबूती के साथ नहीं है। तो भाजपा के जो बुद्धिजीवी हैं, वो आजकल ये दिखाने में, ये बात बात में ये लिखते हैं कि इस बात से ये साबित होता है कि मोदी जी पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आज जैसे राम माधव ने भी यही लिखा है, इस बात से साबित होता है कि मोदी जी पूरी तरह ऊर्जस्वित हैं और नियंत्रण में है। तो इस तरीके की लगातार कोशिशें हो रही हैं। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि जब आपकी स्थिति नहीं होती है और आप उससे बढ़ चढ़कर बयानबाजी करते हैं, तो आप और आपके कार्यकर्ता मुगालते के शिकार होते हैं। आप बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में अपनी रीति नीति को रिकैलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उसका पुनर्संयोजन करने के लिए तैयार आप नहीं है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आपसे बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, और वो गलतियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि आप उन गलतियों को संभालने लायक नहीं रह जाते। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछले 10 वर्ष के अंदर, यानी 2017 से लेकर 2017 से लेकर 4 जून 2024 के बीच में, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा नजारा बन सकता था जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में जो घटित हो रहा है, उससे प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। नरेंद्र मोदी की छवि गिर रही है, योगी आदित्यनाथ की छवि गिर रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासन करना, संगठन चलाना, और संगठन और शासन के बीच में कोई समन्वय बनाना, ये पूरी तरीके से भूल गई है। अब बिल्कुल ताजी घटना क्या है कि जो 69,000 शिक्षकों की नौकरियां दी गई थी, वो नौकरियां खारिज कर दी गई हैं। अब वो जब खारिज कर दी गई हैं और उस पे जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो तालियां बजा के प्रशंसा कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल इस निर्णय की प्रशंसा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो तो जब कैबिनेट इस सवाल के ऊपर निर्णय ले रही हो रही होगी मंत्रिपरिषद, तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उस में शामिल होंगे। सभी लोग उसके अंदर शामिल होंगे।
सभी लोग उसके जिम्मेदार हैं। तो किस चीज की आप प्रशंसा कर रहे हैं? आप अपनी निंदा कर रहे हैं कि दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी हालत है। जी और ये वो जगह है जहां से भारतीय जनता पार्टी जीतकर अपना बहुमत बनाती थी। आज जो भी हो, उत्तर प्रदेश में हार गई है, तब भी उत्तर प्रदेश से 33 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो 33 सांसद भी कम नहीं होते। तो स्थिति स्थिति इतनी खराब है भारतीय जनता पार्टी की। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अभी इन लोगों के साथ राजनाथ सिंह जी के घर पर बैठक हुई, जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने स्पष्ट कर दिया उनके साथ, ये लोग अपने साथ कुछ नाम लेके गए थे अनुराग ठाकुर वगैरह का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, दत्तात्रेय होसबोले वगैरह ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम जिसको बताएंगे वही अध्यक्ष बनेगा। ये इनसे कह दिया गया। और वहां से ये अमित शाह और जयप्रकाश नड्डा वहां अपना समूह लेके वहां से वापस आ गए। तो देखिए, कार्यकर्ताओं के सामने डींगे मारी जाती हैं और ये कहा जाता है कि सब कुछ हमारे पक्ष में है और हम 35 साल तक सत्ता में रहेंगे और 50 साल तक सत्ता में रहेंगे। इस पर यही अमित शाह जो आज कार्यकर्ताओं के सामने कह रहे हैं कि हम 35 साल तक सत्ता में रहेंगे, इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व से ये कहा था कि हमारी, नोट कर लीजिए, हमारी 325 से कम सीटें नहीं आएंगी। यही अमित शाह कह के आए थे ना उनको, जो अखबारों में छपा भी था पूरा का पूरा। तो अमित शाह एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब वो जितना जोर देकर कहते हैं, आप समझ लीजिए जमीन उतनी ही पोली है। अमित शाह ने मेरे सामने 2015 में कहा था, 2015 में कहा था कि वो आम आदमी पार्टी, मैं भी था उस कार्यक्रम में, कि आम आदमी पार्टी को लोग भूल जाएंगे इस चुनाव के बाद में। फिर उसकी कुछ दिनों बाद जब आए उस कार्यक्रम में, तो पत्रकारों ने पूछा कि आप तो दिल्ली में हार गए। तो बड़े सूखे मुंह से बोला, हाँ हम दिल्ली में हार गए। मान लिया उन्होंने, एक लाइन बोली, हाँ हम दिल्ली में हार गए। कितने राज्यों में ये खुद चुनाव इंचार्ज रहे हैं। ये बिहार में चुनाव इंचार्ज रहे हैं 2015 में, वहां बुरी तरीके से चुनाव हार के चले आए थे। तो अमित शाह के कहने का क्या असर होता? और अब धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं को भी मालूम पड़ गया है कि ये आदमी सिर्फ डींगे मारता है और ज्यादा इसकी बात में कोई दम नहीं होता है। और ये मोदी जी का व्यक्तिगत सेवक है। और व्यक्तिगत सेवा उसने सारी जीवन मोदी जी की है, उसके बदले में उत्तराधिकार का अधिकार चाहता है। ये पूरी उनकी राजनीति है। अब पता नहीं मोदी उन्हें कैसे उत्तराधिकार का अधिकार दे पाएंगे। उत्तराधिकार का अधिकार वो देता है जिसका शासन और जिसकी सत्ता अक्षुण्ण हो, यानी इसकी सत्ता पर कोई संदेह ना हो। बाकी तो मोदी जी इस साल और अगले साल की राजनीति जब खत्म होगी, उस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आज इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आनंद सर, जैसा कि अभय सर ने कहा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया, उस पर खुद भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो हैं या उनकी सहयोगी दल की नेता जो पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल, वो लोग एक तरीके से खुशी मना रहे हैं। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसी चीज हुई है जिसमें योगी सरकार की भद पिटी है और उन्हीं के लोग एक खुशी मना रहे हैं। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? और एक दूसरा सवाल मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये जो 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव टाल दिया गया है, तो इसे क्या हम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में लिया गया फैसला माने? नहीं, मैं दो चीजें पहले तो उसको बता दूं। ये 69,000 जो सीटें जब ये हुई, तो अब हुआ क्या कि अब पीछे बहुत सी चीजें खगाली जाने लगी। तो अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि 2017 के जो इलेक्शन प्रॉमिस था बीजेपी का कि हम जैसे ही खाली पड़े रिक्त पदों को हम भरेंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो फिर लंबा हो जाता है। अब ये भी फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई। अब आप कैसे भी पहनाइए। अब इसमें केशव प्रसाद मौर्य खुश हो रहे हैं, अनुप्रिया पटेल खुश हो रही हैं, तो अपने हस्बैंड को क्यों नहीं कह रही कि रिजाइन कर दो? अगर इतने निकम्मा आपका हस्बैंड और आपका कैबिनेट है, तो अपने पति से तो पहले कहो ना। पति रहेंगे कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में खुद रहेंगी आप कैबिनेट मंत्री वहां पे, या आप बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पति रहेगा वर्किंग प्रेसिडेंट। ये सब जो घालमेल है, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, इस्तीफा दे दो। केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं इस्तीफा देके बाहर से कह रहे हैं कि बहुत रद्दी सरकार है, इससे हम इसका हिसाब लेंगे? ये सब लोग अपने अपने हिसाब से, कोई उनकी टांग खींच रहा है, वो कोई उनकी टांग खींच रहा है, तो कोई उनके पीछे लगा हुआ है। ये सारी चीजें हो रही हैं। और उधर योगी जी क्या कर रहे हैं? ये क्यों गुस्सा हो रहे हैं? योगी जी ये कर रहे हैं कि पल्लवी पटेल को बुला के चाय पिला रहे हैं।
फिर ये भी धमकी दे रहे हैं कि ज्यादा करोगे तो उनको पार्टी में भी ले लेंगे, पार्टी में ले लेंगे तो सिराथू के अलावा लड़ेंगे कहां से इलेक्शन। वो सब दाव पे चल रहे हैं। और जो 10 सीटों का पोस्टपोनमेंट की बात है, वो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 निर्णय एक दूसरे से गुथे हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली है, उसको इनको सेटल करना है। इनकी कोशिश यह है कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटा दें। इनको जब मैं बोल रहा हूं, मैं योगी और अमित शाह जी, अरे मोदी और अमित शाह जी की बात कर रहा हूं। इनका बस चले तो इनको कल ही हटा दिए गए होते, हटा नहीं पा रहे हैं। अब उसके पीछे आरएसएस है कि उसके पीछे अपनी समस्याएं हैं, वो अलग बात है। तो कोशिश यह है कि ये किसी तरह से हटे। फिर एक ये दांव फेंका गया कि ये 10 सीटें इनको दे दो, 10 सीट दे दिया जाएगा तो फिर इसी में ये फंस के रह जाएंगे, चक्रव्यूह बना दो, हारेंगे। योगी जी ने क्या किया, उन्होंने जो फूलपुर की सीट है, जो सिटिंग सीट थी बीजेपी की, उसका इंचार्ज बना दिया गया है केशव प्रसाद मौर्य। और जो करहल की सीट है, जहां से अखिलेश यादव ने खाली की, उसके इंचार्ज है ब्रजेश पाठक। चलो अब लड़ो तुम। तो हर एक आदमी अपना अपना, ये चेस का खेल बिल्कुल चेस में नहीं होता, शह मात, एक घोड़ा टेढ़ा चला तो वो उसने उधर चला, तो ये बिल्कुल शहमात का खेल है। बीजेपी के पास किसी चीज का आंसर नहीं है। महाराष्ट्र मेरे हिसाब से पोस्टपोन करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उन लोग की आपस की चीजें सेटल नहीं हो पा रही। उनको ये लगता है कि कल के दिन इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ रहा है तो उनको कुछ समय और चाहिए, कुछ समय और चाहिए। तो एक चीज तो ये कैबिनेट और उसकी बात हो गई। मैं एक चीज और बता दूं, ये जो स्वास्थ्य की बात है ना, ये सबको पता है। भाई मोदी जी सेकंड सीट पे क्यों चलने लगे थे? इलेक्शन के बाद पिछले 15-20 दिन में मोदी जी गाड़ी के आगे आगे बैठ के चलते थे। उसका मेरा एक दोस्त है अजय प्रकाश, उसने उस पर शो भी किया है। अब वो सेकंड सीट पे बैठने लगे थे। मोदी जी की उसने कई फोटो लगाई है जहां मोदी जी हाथ पकड़ के उतर रहे हैं। मोदी जी हाथ पकड़, उस दिन 15 अगस्त के दिन जिसको लेके बहुत लोग वो है, राम माधव भी कह रहे हैं कि देखा देखा बहुत अच्छा है स्वास्थ्य। कई बार मालूम नहीं आपने इंटरव्यू का, आपके अब इस समय तो इंटरव्यू का उतना सामना आप लोग को नहीं करना पड़ता। जब नौकरी की तलाश में लोग इंटरव्यू देने जाते थे तो जूता काट भी रहा होता था ना, तो चलते उस समय बिल्कुल ठीक थे, चाहे पैर कट के भले ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू देना है। तो कटे हुए जूते में जूता काट रहा है पैर में, लेकिन चलते बिल्कुल ठीक ठीक थे। तो 15 अगस्त के दिन आप कैसे लड़खड़ा सकते थे? तो 15 अगस्त के दिन चाहे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और ये जाहिर चीज है, इनसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य तो अमित शाह साहब का है, जो हाई लेवल ऑफ डायबिटीज हो। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं, इनके पास भी समय कम है। जिस जगह योगी आदित्यनाथ बहुत चैन से बैठे हैं, मेडिकली, फिजिकली, एज वाइज, एवरीथिंग इज ऑन हिज साइड। मत बनाओ अभी, चलो लंबी रेस दौड़ते हैं। 35 साल में, 35 साल बाद मोदी जी कितने साल के हो जाएंगे? 110 साल के। क्या 110 साल में इस तरह से दौड़ेंगे? महाशय हट्टी के वो ब्रांड मैनेजर हो जाएंगे। अमित शाह साहब कितने के होंगे? लेकिन योगी 35 साल बाद 70 साल के होंगे, 75 साल के। तो योगी वहां पहुंचेंगे जहां मोदी जी है। तो मेरा कहना ये, अगर 35-37 साल की उल जलूल बातें कर भी रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। अपने लोगों को सिर्फ इसलिए कि इंगेज रखा जाए, उनको कुछ देते रहे, नहीं तो वो इन्हीं को गाली। अब इन्होंने जो रक्त बीज पैदा किए हैं ना, ये ट्रोल आर्मी, ये अगर इनको कुछ रक्त नहीं देंगे तो ये इन्हीं को खाने लगेंगे। भाई ये मुश्किल हो गई है इनको, उनको एंगेज रखने के लिए कुछ ना कुछ रोज देते रहना होता है। विनेश फोगाट पे अपने नॉर्मल सेंस में कोई भी व्यक्ति उसको ट्रोल नहीं करता, कोई भी व्यक्ति। ये उससे ट्रोल इसलिए करवा रहे हैं, करें क्या? तो जो बीजेपी ने बोया है वो वही काट रही है, और वो मुश्किल तो अब है कमल बीजेपी में। अभय सर, ये जो कोलकाता में एक जघन्य अपराध हुआ और ऐसा लगा कि निर्भया कांड की पुनरावृत्ति के रूप में ही सिर्फ उसकी व्याख्या की जा सकती है, क्या उसको लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उससे सिर्फ यही साबित होता है कि जिस राज्य में इस तरह की क्रूर घटना होती है, उस राज्य का विपक्ष उस राज्य के सत्ताधारी दल पर हमला करता है, और जहां उसका शासन होता है वो खामोश रह जाता है? क्या हम इस पूरे मामले में इसी की बार-बार पुनरावृत्ति देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस मामले को लेकर आक्रामक है, और वो इस तरह दिखा रही है जैसे कि उसके अपने हाथ बिल्कुल साफ हों। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, हम सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड इस मामले में मणिपुर से लेकर विनोद फोगाट तक, और पता नहीं कितनी जगहों पर, और बिल्किस बानो के मामले तक भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बहुत खराब है।
भाजपा जो कहती है उससे मुझे मतलब नहीं है, और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना बहुत आसान है। कांग्रेस के प्रवक्ता इस मसले पर भी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन यहां मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, भारतीय लोकतंत्र में ये एक बड़ी विकृति है कि बहुत से नेता, नहीं तकरीबन सभी नेता जो राजनीतिक रूप से सफल हैं और चुनाव दर चुनाव जीतते हैं, बहुत ही उनकी जीतें जो होती हैं बड़ी भव्य किस्म की होती है। जैसे ममता बनर्जी को देखिए, ममता बनर्जी में एक असाधारण संघर्ष क्षमता है, वो बहुत अच्छी रणनीतिकार भी है, वो बहुत ही जनता के बड़े बड़े तबकों को अपने साथ लगातार दसियों साल तक रखने में माहिर है, और उसका अपनी इस महारत का प्रमाण वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार कितने चुनाव जीत चुकी हैं, कितने विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं, कितने लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। वो देश की सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता है ममता बनर्जी। लेकिन अब आप उनके गवर्नेंस के मॉडल पर गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उसको छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सब लोग जानते हैं वो क्या है। भारतीय जनता पार्टी उससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है। उनके नुकसान होने से जो शून्य पैदा होगा, जितना भी शून्य पैदा होगा, उसे भाजपा ही भर पाएगी, कांग्रेस नहीं भर पाएगी, और शायद धीरे धीरे करके सीपीएम का उभार हो रहा है, वो भी भरने की एक कोशिश कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी का अपना गवर्नेंस का मॉडल जो है वो बहुत संदिग्ध है, वो ऐसा मॉडल नहीं है जिसकी हम लोग प्रशंसा करें। हम लोग इस मामले पे ममता बनर्जी का बचाव नहीं कर सकते। भाई आप इसको भी देखिए कि महिला वोट ममता बनर्जी की बहुत प्रमुख ताकत है। वो चुनाव दर चुनाव ममता बनर्जी को शक्तिशाली बनाते रहे हैं महिला वोट। इस वक्त कलकत्ता में और दूसरी जगहों पे जो स्त्रियां सड़कों पे निकली हुई हैं वो सब भाजपा की एजेंट नहीं है, वो भाजपा की भड़काई हुई भीड़ नहीं है, उसमें बहुत सी दीदी की प्रशंसक भी हैं। वो क्यों निकली हैं बाहर? इन सब बातों पे ममता बनर्जी को और सब लोगों को गौर करना चाहिए। इस मामले में उनकी बड़ी हेठी हुई है और उनकी बड़ी बदनामी हुई है और उनको राजनीतिक नुकसान हुआ है इस पूरे मसले में। ये ममता मुख्यमंत्री के तौर पर, और जो मुख्यमंत्री आज की नहीं है, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी में लंबे अरसे से भरोसा जमा रखा है। वो दोनों तरफ जिताती है, विधानसभा में भी जिताती है, लोकसभा में भी ममता बनर्जी को जिताती है, और अच्छा जिताती है। और ममता बनर्जी ने क्या किया इस मामले में? कुछ भी तो ऐसा नहीं किया इसके लिए उनकी प्रशंसा की जाए। तो ये एक बड़ा मसला है। राजनीतिक रूप से आप कामयाब हैं, लेकिन गवर्नेंस के मोर्चे पर आप पूरी तरीके से नाकाम हैं। अब उत्तर प्रदेश में आप भाजपा को ही देखिए। भाजपा उत्तर प्रदेश में अभी पिछले लोकसभा चुनाव को अगर आप अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 2 विधानसभा चुनाव अच्छी तरह जीत चुके हैं, 4 चुनाव जीत चुके हैं। गवर्नेंस की आपकी क्या हालत है उत्तर प्रदेश में? गवर्नेंस का जुलूस निकला हुआ है। तो बहुत बहुत ये भारत में कोई भी पार्टी हो, कोई भी शासक हो, लोकप्रिय हो, कम लोकप्रिय हो, ज्यादा लोकप्रिय हो, कितने बार चुनाव जीता हो, लेकिन जहां तक अच्छी सरकार चलाने की बात आती है तो उस कसौटी पे कोई नहीं खरा उतरता, और इसका सबसे ताजा उदाहरण ममता बनर्जी। आनंद सर, मैं इस पे जी ऐड थोड़ा एक चीज कर दूं। अबे भाई मैं बिल्कुल मतलब मैं थोड़ा राय मैं स्पष्ट हूं, जो आप ही की बात को मैं थोड़ा और साफ कह दूं। बीजेपी क्या कह रही है मुझे उससे मतलब नहीं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से डॉक्टर संदीप घोष को, जो वहां के डायरेक्टर प्रिंसिपल थे, उनको जो बचाने की कोशिश की है वो बिल्कुल ही गैर वाजिब। वो मैं बाकी चीजें मान सकता, उनका ठीक था वो है। आप डॉक्टर संदीप घोष को वो वहां से इस्तीफा देते हैं और 4 घंटे के अंदर आप उनको दूसरी पोस्टिंग दूसरे मेडिकल कॉलेज जो कलकत्ता में ही है, जो वहां का पुराना चित्तरंजन मेडिकल कॉलेज उसको आम बोलचाल में बोलते हैं, आप वहां पे उसका आप डायरेक्टर या प्रिंसिपल या जो भी होता है सबसे उच्च पद पे बिठा देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब आप एफआईआर वहां पे लिखी जाती है तो उस लड़की का आप लिखते हैं अननेचुरल डेथ, और आप लिखते हैं कि ओवरडोज ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग। और ये जो व्यक्ति डॉक्टर संदीप घोष हैं, इन्होंने बहुत बेहुदा बयान दिया। इन्होंने कहा कि वो साइकिक है। तो इस देश का कानून अगर कोई पागल भी है उसके साथ भी रेप की इजाजत नहीं देता। अगर कोई पागल है, जो कंफर्म पागल है, जिसका सर्टिफिकेट पागल है, इस देश का कानून उसके साथ भी रेप की इजाजत नहीं देता। तो ये डॉक्टर संदीप घोष कैसे कह सकते हैं कि ये साइकिक है? नहीं है, मैं अभी उसमें भी नहीं जा रहा हूं। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी को थोड़ा, अब आप मैं
मैं ये इस कैविएट के साथ कह रहा हूं कि मैं जितने प्रदेशों में रहा हूं, मैंने नौकरी की है, मैं घूमा हूं, महिलाओं के लिए वेस्ट बंगाल से ज्यादा सुरक्षित प्रदेश कोई नहीं है। ये मैं फिर से कहता हूं, क्यों? ममता बनर्जी की वजह से नहीं, उस समुदाय की वजह से। मैं जहां से आता हूं उत्तर प्रदेश में, आप जहां से आते हैं, यहाँ हमारे यहाँ एक एक इनहेरेंट हम लोगों की एक महिलाओं को देख के जो विकृति है वो सामने आ जाती है। आप वेस्ट बंगाल में इस तरह से छेड़ नहीं सकते। आप छेड़ेंगे तो आप सड़क पे पिटेंगे। मैं ये कहने के बाद ये मैं कह रहा हूं कि वहां पे ममता बनर्जी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, भाई राहुल गांधी से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? राहुल गांधी ने एक कहा या ट्वीट किया कि भाई ये जो है इस पे जांच होनी चाहिए, ठीक है। अब ममता बनर्जी उसमें बिफर गई, कांग्रेस अपना बताए, कांग्रेस। अरे भाई, अगर एक कोई व्यक्ति है तो क्या कहेगा, बड़ा अच्छा काम किया ममता दीदी आपने, आपने बड़ा, मतलब आपको पदक दिया जाए डॉक्टर संदीप। ये बेवकूफी का, ये जो ममता बनर्जी हरदम, आप थोड़े इतने शॉर्ट टेम्पर्ड की रह सकती हैं, आपका शॉर्ट फ्यूज नहीं हो सकता है। तो अगर आप देश की बड़ी कुर्सी पर बैठने की सोच रही हैं, तो उस बड़ी कुर्सी के लिए थोड़ा बड़ा दिल भी करना पड़ेगा। अगर लोगों के सुख दुख में आपको रिएक्ट भी करना पड़ेगा, और अगर कुछ गलती हुई है तो उसको स्वीकार करके उसको सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब ये आज आप भी उस रैली में शामिल हो गई हैं जो एंटी वो है, ये सब, इससे काम नहीं चलेगा। ये सब लोग समझते हैं कि बेवकूफ बनाने का काम। तो मैं सिर्फ इतना ही ऐड करना चाह रहा था, कमल। नहीं, जो आनंद जी ने कहा इसमें एक चीज और जोड़ दूं, ममता बनर्जी के एक बहुत ही वरिष्ठ सांसद जो आमतौर पर अच्छी बातें बोलते हैं, जब मनोज्ञा लोईवाल उनसे इंटरव्यू ले रही थी तो उन्होंने मनोज लोईवाल से कहा कि ये लोग 2 दिन आंदोलन करेगा, हमारी सरकार तो बहुत दिन चलने वाली है। तो उनके इंटरव्यू का एक वाक्य बता रहा हूँ, ये लोग तो 2 दिन आंदोलन करेगा, हमारी सरकार तो बहुत दिन चलने वाली है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा कि जब ममता बनर्जी वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, है, तो निलोत्पल बसु ने एनडीटीवी पर मेरे साथ एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा था, जब उनका फॉरवर्ड ब्लॉक वालों ने उनकी आलोचना करनी शुरू की तो उन्होंने कहा हम इतना बुरा है तो हमको चुनाव में हरा दो। वही हुआ, चुनाव में हरा दिया गया उनको, और उसके बाद आज तक दोबारा कभी चुनाव जीतने के नजदीक भी नहीं पहुंचे। तो इस प्रकार की जो लोग बातें करते हैं, अहंकार की बातें करते हैं, उनको कुल मिला के बहुत में बहुत नुकसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता जी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगी, वो कुशल राजनेता हैं, उनके पास बहुत सारे हथकंडे हैं, बहुत संघर्षशील हैं, वो सब अलग बात है। लेकिन ये सब जो हो रहा है इससे उनको सबक सीखना चाहिए। उन्हें न केवल चुनाव जीतना है बल्कि अच्छी गवर्नेंस भी देनी है। नहीं, और अभय भाई, फिर हाईकोर्ट ने डॉक्टर संदीप घोष को फिर लॉन्ग लीव पे भेजा। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप लॉन्ग लीव पे जाइए। तो ये हाईकोर्ट की जगह यही भेज दी होती तो इनकी भी इज्जत बचती, इनका भी अच्छा सम्मान होता। जी आनंद सर, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा थोड़ा इससे अलग हटके, कि क्या हम ये कहें कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला पूरा मसला है वो थोड़ा नेपथ्य में चला गया, या उस पे कुछ राजनीतिक रूप से विपक्ष खुद को या इस मुद्दे को गोलबंद कर पाएगा, खुद को एकजुट रखकर? देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो अब वो टाइम बॉम्ब नहीं है, वो तो ऑलरेडी आग लगी हुई है। अब आग सुलग रही है, किस दिन लपट पकड़े बनेगी ये अलग बात है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो मूल प्रश्न उठाए हैं वो आज भी अनुत्तरित है, चाहे वो पहली हिंडनबर्ग रिपोर्ट फर्स्ट हो, चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट सेकंड हो। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो 2 आई, उसके बाद सेबी ने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया है, 2 पेज का है। उस प्रेस वक्तव्य में सेबी ने 3-4 चीजें कही हैं। उसमें से सबसे लास्ट में ये कहा है कि इनके सारे डिक्लेरेशंस आ गए हैं माधवी बुद्ध जी के, जो इस समय के सेबी की चेयरपर्सन है। लेकिन उसमें अपने ही प्रेस वक्तव्य में उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी कर दिया है। उन्होंने बताया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब फर्स्ट आई तो उसमें 24 केसेस हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए। 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अब ये वो कह रहे हैं कि 22 कोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया। उसके बाद मार्च में 23वें में भी इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, एक का इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिर उन्होंने आगे बताया कि हमारे यहां जब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है उसके बाद हम शो कॉज नोटिस या उनके ऊपर कोई जो एक्शन होता है एग्जीक्यूशन की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये कार्रवाई जब चलती रहती है तो हम इसको सब जुडिस होता है, हम इस पे कुछ भी वक्तव्य नहीं देते, हम इसको कुछ नहीं बताते। लेकिन जब ये पूरी कार्रवाई हो जाती है
अगर किसी को क्लीन चिट मिलती है या उसके ऊपर जो कार्रवाई हो जाती है, तब हम इसको अपनी पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं और सबके लिए उपलब्ध होता है। तो अभी इस पे कार्रवाइयां चल रही हैं, कहीं एग्जीक्यूशन है, कहीं क्या है, ये उन्होंने नहीं बताया। तो जो जनरल इंप्रेशन दिया जा रहा था कि 22 केसेस में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, वो झूठी बात थी। उस मीडिया ने उसको लेके उड़ गए थे। 24 इन्वेस्टिगेशन जस के तस है। क्या उसका फाइनल हुआ है, ये नहीं पता है। दूसरी बात यह है कि जो हिंडनबर्ग 2 ने जो भी उठाए हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा। जो भी चीजें उठाई हैं, उसमें एक ही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माधवी बुद्ध का था कि नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 चीजें उठाई हैं कि ये चीजों पे ये इस समय थी। माधवी बुद्ध ने उसका खुलासा किया है कि नहीं किया है। अब इसका जवाब माधवी बुद्ध को देना है, इसका जवाब सेबी नहीं देगा, क्योंकि सेबी तो वही जवाब देगा जो माधवी बुद्ध ने कहा है। सेबी तो कह रहा है ना कि भाई इन्होंने सब बता दिया, मैं माधवी बुद्ध ने सब बता दिया, ये तो माधवी बुद्ध किससे आने दीजिए ना। तो अभी मुझे ऐसा लगता है वो आज दे, कल दे, परसों दे, माधवी बुद्ध के लिए अब सेबी छोड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि वो जिन भी कारणों से सेबी में और लंबा रहती जाएंगी, चीजें और बिगड़ती जाएंगी। ये जल्दी संभलने वाला केस मेरे हिसाब से तो नहीं है कमल। ठीक। वैसे सर एक आखिरी सवाल आपसे, मनीष सिसोदिया जब से जेल से निकले, उन्होंने कई इंटरव्यू दिया, काफी वो कॉन्फिडेंस में नजर आए और काफी सवालों का उन्होंने जमकर जवाब भी दिया कि मैं शेर की तरह गया था, चोरी नहीं की तो शेर की तरह बाहर आया, और वो भी पदयात्रा पर निकले हैं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम करें, कल्पना करें कि अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं निकलते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नैया पार लगा सकते हैं आने वाले चुनाव में, या आम आदमी पार्टी की कमजोर रहेगी अरविंद केजरीवाल के बगैर? देखिए, आम आदमी पार्टी के नंबर 1 के नेता तो अरविंद केजरीवाल ही है। तो अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का अगर प्रभावी रूप से चुनाव लड़ना है दिल्ली विधानसभा का, तो अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और मेरा परिस्थितियां बिल्कुल उसके अनुकूल हैं। 10, 12, 15 दिन में वो जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित कर दिया है कि जेल नहीं, बेल जो है ना, वही श्रेयस्कर है। तो वो जब पीएमएलए के लिए जब वो ये बात कह रही है, तो सीबीआई के केस में वो ये बात क्यों नहीं कहेगी? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात यह है कि कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में जब आप फंस जाते हैं और वहां से निकलते हैं, तो आप पहले से ज्यादा दमकते हुए निकलते हैं। 2 व्यक्ति, विनेश फोगट और मनीष सिसोदिया, ये दोनों विपरीत परिस्थितियों के शिकार हुए और दोनों ही उन परिस्थितियों से निकले, तो वो पहले से ज्यादा उनके चेहरे चमकते हुए हैं। इस वक्त मनीष सिसोदिया जितने इंटरव्यू मीडिया में दे रहे हैं, सब अंग्रेजी के अखबार, हिंदी के अखबार, आधे आधे पेज का उनका इंटरव्यू छाप रहे हैं। सारे चैनल, चाहे सरकार समर्थक हों, सरकार विरोधी हों, वो उनके लंबे लंबे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इस वक्त मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिहाज से काफी उनकी शख्सियत चमकदार है और काफी प्रभावोत्पादक तरीके से, असरदार तरीके से वो पार्टी का अगले चुनाव के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। आज की इस बातचीत को मैं इसी बिंदु पर समाप्त करता हूं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में आनंद जी और अभय जी से चर्चा करेंगे। आप दोनों लोगों को आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।